हम लोग संस्कृत में संस्कृत के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से संबंधित सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज के इस वीडियो में हम आपको पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे। जितने सारे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपको बता देंगे आपके परीक्षा में उतना से ही आएगा, उससे बाहर से एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने के पहले यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग कहानी का अर्थ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे तो एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद भी दे सकते हैं। यदि आप लोग प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट में बताते चलिएगा। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो हम आपको बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र यानी कि पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी वह उत्कृष्ट थी। तो पहला का सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। देखिए हम आपको बताए थे कि कुछ प्रश्न हिंदी में भी पूछा जाता है और कुछ प्रश्न संस्कृत में भी पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का यह कन्फ्यूजन होता है कि पूरा क्वेश्चन हिंदी में ही आता है, लेकिन हम आपको बता दें कि संस्कृत में 100% क्वेश्चन हिंदी में नहीं आता है। अगर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें से 10-20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि संस्कृत में रहेगा और बाकी सारे प्रश्न जो है वह हिंदी में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोगों को संस्कृत वाला और हिंदी वाला दोनों प्रकार के क्वेश्चन देखना है। कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि सिर्फ हिंदी में ही पूछा जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, संस्कृत में भी पूछा जाता है। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी कि बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था, बताइए। दूसरा नंबर प्रश्न, बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। तो पाटलिग्राम था, हम आपको बताए थे, क्योंकि पटना के आसपास में बहुत ज़्यादा फूल उत्पादन होता था इसलिए उसका नाम पाटलिग्राम था। तो दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न काफी आसान है, गांधी सेतु कुत्र अस्ति। गांधी सेतु कहाँ है। महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पुल है। तो गांधी सेतु कहाँ है, तो पटना में है, इसलिए पाटलिपुत्र नगरे हो जाएगा। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। नगर की पालिका देवी कौन है, यानी कि जो पटना शहर है, पटना नगर है, उस नगर की पालिका देवी कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पटन देवी है। ठीक है, नगर की पालिका देवी पटन देवी, या फिर आप लोग इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं कि पटना की रक्षा करने वाले देवी हैं पटन देवी। तो चौथा का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर कह रहा है कि कुटनिम काव्यस्य रचनाकारः का। कुटनिमतम काव्य के रचनाकार कौन है, हम आपको बताए थे। पांचवा नंबर प्रश्न, हम आपको बताए थे कि कुटनिमतम काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त हैं, इसलिए पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग बिल्कुल सही सही दीजिएगा। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। कौन से महापुरुष का जन्म स्थान पटना में है। काफी आसान है, कौन से महापुरुष का जन्म स्थान पटना में है। तो हम आपको बताए थे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वह पटना में हुआ था और गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिखों के 10वें गुरु हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र यानी कि पटना किस प्रांत की राजधानी थी। तो इसका जवाब तो काफी आसान है, पटना बिहार की राजधानी थी, इसलिए आठवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज भी बिहार की राजधानी है पटना, आप सभी लोग जानते हैं। तो 8 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, 9वां नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुटनिमतम काव्य की, इसलिए कुटनिमत यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि काव्य मीमांसा के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर हैं, इसलिए दामोदर गुप्त कुटनिमतम काव्य की ध्यान रखिएगा।
चलिए, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम कह अलिखत, यानी कि काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है वह किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजशेखर के द्वारा। अभी हम आपको बताएं कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर हैं। 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था? तो समृद्धम था, काफी समृद्ध था राजा अशोक के समय में, इसलिए 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज जो था वह पटना किसके समय में आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आया था, इसलिए 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? इसका सही जवाब कौन सा होगा? और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यकाल में। 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में ही प्रसिद्ध हुआ था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर हम आपको बताए थे कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र है, क्योंकि पाटल पुष्प से ही बन गया है पाटलिपुत्र, ध्यान रखिएगा। तो 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, पटना का इतिहास कितना पुराना है? हम आपको बताए थे कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, इसलिए 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका सही जवाब मेगास्थनीज हो जाएगा कि यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव हम आपको बताए थे कि कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में, तो 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोल गृहम अस्ति। बिहार के कौन से नगर में गोल घर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पटना में गोल घर है, आप सभी लोग जानते हैं। तो 19 का सही जवाब पाटलिपुत्र नगर, यानी कि 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का, जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में है, यानी कि 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पटना, यानी कि पाटलिपुत्र को ही परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा दी गई है, इसलिए 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो पटना ही था। आप लोग को हम बताए हैं कि सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र ही था, यानी कि 22 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम खाली स्थान अस्ति। खाली स्थान को भरना है। पाटलिपुत्र जो नगर है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोल गृहम के लिए, यानी कि गोल घर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव अतीव परिचलतः। जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था शरद काल में, वह किसके काल में प्रचलित था? मौर्य शासन काल में, कि आंगल शासन काल में, कि गुप्त शासन काल में, कि अशोक शासन काल में? 24 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो हम आपको बताए थे कि गुप्त शासन काल में ही कौमुदी महोत्सव सबसे ज्यादा प्रचलित था, जो कि शरद ऋतु में मनाया जाता था। और कौमुदी महोत्सव के जैसा ही अभी जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसी प्रकार का कौमुदी महोत्सव भी मनाया जाता था। तो किसके शासनकाल में अधिक प्रचलित था? तो गुप्त शासनकाल में, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? काफी आसान प्रश्न है। देखिए पाटलिपुत्र वैभवम, तो जाहिर सी बात है कि पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब कि पटना शहर का वर्णन है। आपको हम पूरा बात बता चुके हैं। तो पाटलिपुत्र वैभवम शहर में किस शहर का वर्णन है? तो पटना शहर का वर्णन है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है,
काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? कितने वर्ष तक? हम आपको बताए थे कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। तब इसका सही जवाब हो जाएगा 1000 वर्ष तक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, 26 का बी नंबर ऑप्शन की काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो 1000 वर्ष तक। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे नंबर चैप्टर यानी कि संस्कृत का दूसरा नंबर जो चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, उसमें टोटल हम आपको 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो यही 26 प्रश्न में से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर का एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि एक एक प्रश्न का आंसर आप लोग बता दिए होंगे, आपको भली भांति याद होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बहुत ही बारीकी से आपको समझाए थे, इस कदर बताए थे कि आपको एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस 26 में से कम 25 प्रश्न का सही जवाब तो आप लोग जरूर बताए होंगे, या फिर 26 में 26 का भी आप लोग सही जवाब जरूर बताए होंगे। तो चलिए, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न का आप लोग सही जवाब बताए हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ, यूजफुल वीडियो के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।